वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस को पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करते हैं मेंडल के नियमों की, लॉ ऑफ मेंडल की, लॉ ऑफ मेंडल की, मेंडल के नियमों की बात करते हैं। अगर मेंडल के नियमों की बात की जाए तो बेसिकली मेंडल ने 3 नियम दिए। पहला जो नियम था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम ये कहता है कि हम जानते हैं कि जो एक जीन है उसके बहुत से एलील हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में तो 2 ही एलील होंगे। एक ऑर्गेनिज्म में कितने एलील होंगे? 2 एलील होंगे। जैसे यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है, इसके एक जीन है लंबेपन का, इसके 2 एलील है, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। जैसे ही F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन आएगी तो F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन में केवल एक एलील ही प्रभावी होगा। केवल 1 एलील ही क्या होगा? प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट होगा। केवल एक एलील क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और दूसरा एलील क्या होगा? रिसेसिव होगा। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन के 2 ही एलील पाए जाते हैं और उन दोनों में केवल एक एलील जो डोमिनेंट है वो ही अपना कैरेक्टर शो करेगा, वही अपना कैरेक्टर शो करेगा। हमने देखा था कि F1 जनरेशन में एक टी बना था, एक स्मॉल टी बना था। ये बनी थी F1 जनरेशन। ये प्लांट कैसा था? ये लॉन्ग था, टॉल था प्लांट। ऐसा प्लांट था, टॉल प्लांट था। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही एलील अपना डोमिनेंस शो कर रहा था। वो कौन सा? कैपिटल टी शो कर रहा था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार जो एक जीन के 2 एलील है उसमें केवल एक एलील जो डोमिनेंट होगा वही अपना प्रभाव शो करेगा, वही अपना इफेक्ट शो करेगा, वही डोमिनेंट शो करेगा, और दूसरा एलील रिसेसिव एलील कहलाएगा। रिसेसिव एलील कहलाएगा। दूसरा एलील क्या कहलाएगा? रिसेसिव एलील कहलाएगा। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम या सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा लॉ कौन सा है? दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी ऑफ गैमेट। युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। यह नियम क्या है? देखिए, जैसे हम बात करें मेटाफेज की, जब भी मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन में जब मेटाफेज अवस्था आएगी, कौन सी अवस्था आएगी? मेटाफेज अवस्था आएगी। हमने देखा था कि अर्धसूत्री विभाजन में मेटाफेज अवस्था में क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं वो मध्य पटलिका पर जमा हो जाते हैं। इस तरह से जमा हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम मध्य पटलिका पर जमा हो जाते हैं। इस तरह से क्रोमोसोम मध्य पटलिका पर जमा हो जाते हैं। और इसमें से अब क्या होगा? जब एनाफेज अवस्था आएगी, ये मेटाफेज अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मेटाफेज अवस्था है। जब एनाफेज अवस्था आएगी, कौन सी अवस्था आएगी? एनाफेज अवस्था आएगी। एनाफेज अवस्था में जो कि हम जानते हैं कि ये गैमीट का एक पेयर है, इसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये भी क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम। इनमें से एक क्रोमोसोम तो ऊपर चला जाएगा, और एक क्रोमोसोम नीचे रह जाएगा।
तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाएंगे। इसमें एक क्रोमोसोम तो ऊपर चला गया, एक क्रोमोसोम नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये अलग सेल बन जाएगी और ये अलग सेल बन जाएगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि मियोसिस में, अर्धसूत्री वाले में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया, एक क्रोमोसोम नीचे चला गया। तो एक ही गैमीट में, क्योंकि गैमीट बनेगा, क्या बनेगा? गैमीट फॉर्मेशन होगा, युग्मक बनेगा। जब गैमीट बनेगा तो एक गैमीट में एक जीन का एक ही एलील आएगा, एक जीन का एक ही एलील आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी ना। यहां पे तो देखो एक गैमीट के दो एलील है। अब एक एलील नीचे चला गया, एक एलील ऊपर चला गया, दोनों कोशिकाएं अलग हो गई, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, तो एक गैमीट में केवल एक ही एलील बचेगा। अगर ये एलील देखें, ये कैपिटल टी था, ये स्मॉल टी था, तो ये तो ऊपर वाली सेल में चला गया, ये नीचे वाली सेल में चला गया, ऐसा ही हुआ। तो एक गैमीट में, क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा, एक ही एलील बचेगा, एक गैमीट में एक एलील जाएगा। ये क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। यानी गैमीट जब बनेंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम पृथक हो जाएंगे। ये प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, जो गैमेट्स आपस में मिक्स नहीं हुए, प्योर रहे। कैसे रहे? प्योर रहे। तो ये क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। इसमें क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम का एक गैमेट तो अलग सेल में चला जाएगा, दूसरा गैमेट अलग सेल में चला जाएगा। तो एक गैमेट में केवल एक ही एलील जाएगा, एक गैमेट में एक जीन का केवल एक ही एलील जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इसे थोड़ा सा और समझते हैं। ये हमें और क्या बता है? ये हमें तीन चीजें बेसिकली बता है। पहली चीज, एक जीन के मल्टीपल एलील हो सकते हैं। एक जीन के मल्टीपल एलील हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो ही एलील पाए जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात क्या बता रहा है कि एक गैमीट में एक जीन का एक ही एलील रहेगा। इसे हम डिटेल में समझते हैं कि एक बात है। देखो, एक जीन में मल्टीपल एलील हो सकते हैं। जैसे कोई जीन लंबेपन का है तो उसमें एक टॉल भी हो सकता है और एक ड्वार्फ भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक जीन के मल्टीपल एलील हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हमने देखा था कि एक जीन एक एलील ऊपर जा रहा था और एक एलील नीचे कर रहा था। एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो ही तो एलील होंगे, एक पेरेंट से आएगा। देखो, मान लीजिए फादर से आया और ये किससे आया? मदर से आया। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन के तो दो ही एलील होंगे, एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये अलग सेल में चला जाएगा, ये अलग सेल में चला जाएगा। तो एक गैमीट में एक जीन का तो एक ही एलील जाएगा। ठीक है, ये क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। ठीक है, तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे देखते हैं। बेसिकली जो पहले जो दो नियम थे, चाहे वो कौन सा था, प्रभाविता का नियम था, चाहे वो पृथक्करण का नियम था, वो दोनों नियम हम मोनोहाइब्रिड क्लॉज से समझा रहे थे, लेकिन ये नियम डाइहाइब्रिड क्लॉज से समझाया जाएगा। किससे समझाया जाएगा? डाइहाइब्रिड क्लॉज से समझाया जाएगा। हमने जब डाइहाइब्रिड क्लॉज किया था, हमने दो तरह के लिए थे, ठीक है। हमने सीड को मानकर, सीड कोड को मानकर, एक तो सीड कोड का कलर लिया था, ठीक है, येलो, ठीक है, और ग्रीन। और हमने क्या किया था, शेप ली थी, राउंड और रिंकल्ड। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि एक जो कैरेक्टर है, एक जो ट्रेट है, एक जो ट्रेट है, चाहे वो कलर का ट्रेट हो, चाहे वो शेप का ट्रेट हो, जो एक ट्रेट है वो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो इससे दूसरे ट्रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होगा तो वो लक्षण दूसरी पीढ़ी के लक्षण से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने यहां क्या लिया था, राउंड के लिए आर लिया था, येलो के लिए वाई लिया था, यहां क्या लिया था, स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया था। यहां गैमेट बने थे आर वाई, यहां गैमेट बने थे स्मॉल आर वाई, ये बने थे। फिर क्रॉस हुआ था और हमारा जो F1 जनरेशन क्या आई थी, ये आई थी, ठीक है। अब जब हमने इसमें गैमेट्स बनाए थे तो ये गैमेट्स भी बना था, ये गैमेट्स भी बना था, ठीक है। और क्या कौन से गैमेट्स बने थे, ये गैमेट्स भी बना था और ये गैमेट्स भी बना था। ये इस तरह के गैमेट्स बने थे। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर है, जो राउंड है, जो सीड राउंड है, वो सीड के येलो कलर पे कोई प्रभाव नहीं दर्शा रहा। इसमें स्पेशली ट्रेट की बात की गई है, लक्षण की बात की गई है कि एक लक्षण के वंशानुगति होने पर दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। वहां एलील की बात की गई थी, पृथक्करण के नियम में एलील की बात की गई थी। यहां लक्षण की बात की गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है कि जब एक लक्षण वंशानुगत होगा तो वो दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। इसीलिए तो गैमेट्स ये सब बन रहे थे, वरना एक लक्षण दूसरे लक्षण पर डिपेंड होता तो इतने सारे गैमेट्स नहीं बनते, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जीन इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं जीन इंटरेक्शन। जीन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। जीन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन और एक होगा इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। एक होगा इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, दूसरा होगा इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन की बात की जाए तो यहां एक जीन के दो एलील में इंटरेक्शन होगा, एक जीन के दो एलील में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। जीन एक ही होगी, उस एक जीन के जो दो एलील हैं उनमें इंटरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जैसे कोडोमिनेंस में। कोडोमिनेंस में इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन क्या होगा? इसमें दो जीन के, जीन कितनी होगी? दो जीन होगी, उसके भिन्न भिन्न एलील में इंटरेक्शन होगा। एलील में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। भिन्न भिन्न एलील में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। यहां तो एक जीन के दो एलील में इंटरेक्शन हो रहा है, यहां जीन भी एक से ज्यादा है और एलील बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे? इसमें आएंगे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन होगा, कॉम्प्लीमेंटरी जीन इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हो गया। एपिस्टेसिस हो गया। एपिस्टेसिस हो, तो ये हो गया इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन और इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। सबसे पहले इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे, जहां एक जीन के दो एलील में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। जहां एक जीन के दो एलील में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। अब बात करते हैं इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, हमने अभी बात की थी कि इसमें एक जीन के दो एलील के बीच में इंटरेक्शन होगा। एक जीन के दो एलील के बीच में इंटरेक्शन होगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस ने किसने? मिराबिलिस जलापा में। मिराबिलिस जलापा में की थी। कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा में की थी। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या है। देखते हैं इसमें क्या था कि जो रेड कलर के फ्लावर थे और एक व्हाइट कलर के फ्लावर थे। रेड कलर के फ्लावर में कैपिटल आर, व्हाइट कलर के फ्लावर स्मॉल आर लिए। जब गैमीट बने तो गैमीट यहां बना कैपिटल आर, यहां गैमीट क्या बना? स्मॉल आर। और इन दोनों में F1 जनरेशन में क्या हुआ? एक कैपिटल आर बना और एक स्मॉल आर बना। यहां तक सब ठीक था। ये कैपिटल आर और जो स्मॉल आर बना, जो F1 जनरेशन बनी, यहां पे फ्लावर रेड बनने चाहिए थे, लेकिन बने कैसे? पिंक। कैसे फ्लावर बने? पिंक। यानी F1 जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो करैक्टर डोमिनेंट होना चाहिए था वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाया। डोमिनेंट करैक्टर अपना 100% डोमिनेंस शो नहीं कर पाया।
डोमिनेंट कैरेक्टर अपना 100% शो नहीं कर पाया। यहां पे जो रिसेसिव कैरेक्टर था, कौन सा कैरेक्टर था? रिसेसिव कैरेक्टर था, उसमें भी अपना रिप्रेजेंटेशन कुछ मात्रा में दे दिया। यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो इनकम्प्लीट रूप से अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, वो कंप्लीट रूप से अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा था। इसीलिए तो फ्लावर कैसे हुए? पिंक हो गए। यहां पे फ्लावर रेड बनने चाहिए थे, लेकिन कैसे बन रहे हैं? पिंक बन रहे हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से नहीं दे पा रहा। ठीक है, जब इसमें क्या करवाया गया? सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। तो क्या हुआ? देखिए इसमें कितने गैमेट्स बनेंगे? एक बनेगा गैमेट कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर, एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर। यहां पे क्या बनेगा? यहां बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां रेड, यहां पिंक और व्हाइट। तो ये क्या है? बेसिकली हमने जो मेंडल का नियम पढ़ा, पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें मेंडल ने बताया था कि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना रिप्रेजेंटेशन देगा। यहां पे F1 जनरेशन में दोनों ही अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर 100% प्रभावी नहीं है। ठीक है, यहां जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा? जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा? रेड रेशियो पिंक रेशियो व्हाइट। रेड है 1, पिंक है 2, व्हाइट कितना है? 1 है। फिनोटाइपिक रेशियो भी यही रहेगा, 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो भी यही रहेगा। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यहां पे एक कैरेक्टर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, एक कैरेक्टर 100% प्रभावी नहीं है, इसीलिए यहां पे पिंक फ्लावर बन रहे हैं। और ये मेंडल के नियम का अपवाद है, मेंडल के नियम का अपवाद है। देखो यहां पे केवल एक ही जीन है जो फ्लावर के कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस जीन के 2 एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये इंट्राजेनिक हो गया, क्योंकि एक जीन के 2 एलील के बीच में हो रहा है। ठीक है, और चूंकि इसमें एक जीन पूरी तरह से कंप्लीट रूप में प्रभावी नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, और यहां पे क्या बन रहा है? पिंक कलर के फ्लावर बन रहे हैं। किसने खोज की? कार्ल कोरेस ने। किसने? मिराबिलिस जलापा ने। ठीक है, आगे चले। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन में दूसरा कौन सा है? कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता। इसमें दोनों एलील, एक जीन के दोनों एलील एक जीन के दोनों एलील रिप्रेजेंटेशन देंगे। और समान रूप से एक रिप्रेजेंट करेंगे, समान रूप से 50-50। वहां तो क्या था कि केवल एक ही डोमिनेंट था, यहां दोनों जीन कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे? समान रूप से रिप्रेजेंटेशन देंगे, 50-50% रूप से दोनों जीन क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसे हम कहेंगे कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता। जैसे कोड कलर इन कैटल, कोड कलर इन कैटल, कैटल के जो ऊपर का बाहर रंग होता है उसमें क्या होगा? कोडोमिनेंस होगा। जैसे अभी बात करते हैं, मान लीजिए कोई कैटल थी रेड कलर के कोट की थी, और कोई कैटल थी व्हाइट कलर के कोट था उसका। जो कैटल का कोट था, जो ऊपरी आवरण था, एक रेड कलर का था, एक व्हाइट कलर का था। रेड कलर का कैसा था? कैपिटल आर कैपिटल आर। व्हाइट कलर का कैसा था? स्मॉल आर स्मॉल आर।
सबसे पहले गैमेट बनेंगे, क्योंकि जब सबसे पहले क्या बनते हैं गैमेट, यहाँ कैपिटल आर रहेगा, यहाँ क्या रहेगा स्मॉल आर। उसके बाद F1 जनरेशन बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे जो एनिमल बनेगा वो कैसा होगा, वो रोअन होगा, रोअन होगा, चितकबरा होगा। उसमें रेड और व्हाइट दोनों तरह के स्पोर्ट्स होंगे, स्पोर्ट्स के रूप में बिखरा होगा, चितकबरा होगा, रोअन होगा, ठीक है। और जब इसको रोअन से ही क्या किया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा, तो इसमें भी दो प्रकार के गैमेट बनेंगे इस तरह से। तो यहां क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहां क्या बन रहा है, रोअन बन रहा है, चितकबरा बन रहा है। तो यहां पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, देखो ये रेड, ये रोन, ये रोन, ये व्हाइट। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, वही सेम। यहां बेसिकली हुआ क्या, कोडोमिनेंस में दोनों ने अपना समान प्रभाव दिखा दिया। सह मतलब समान, प्रभाविता मतलब प्रभाव दिखाना, को यानी दोनों ने अपना इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिखाया। यहां पे भी एक ही जीन है और उसके दो एलील है, उन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, जिस कारण से चितकबरा बन रहे हैं, रोअन बन रहे हैं, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ठीक है। कोडोमिनेंस की बात की जाए तो यह भी मेंडल के नियम का क्या है, अपवाद। ये भी मेंडल के नियम का क्या है, अपवाद है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी रेड बनना चाहिए था, यहाँ पे भी रेड बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पा रहा। तो कोडोमिनेंस को अब और आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें एवियो ब्लड ग्रुप में के रूप में भी डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे कल। तो आज इतना ही, थैंक यू।